1980 तक दोनों देश बराबरी पे थे। 1980 के बाद ऐसा क्या हुआ जब चाइना देश इतना आगे चला गया। चाइना की टोटल जीडीपी है 19.23 ट्रिलियन डॉलर, जो कि सेकंड लार्जेस्ट जीडीपी इन द वर्ल्ड। पहला पे अमेरिका है 30.507 ट्रिलियन, दूसरा पे चाइना 19.23 ट्रिलियन और तीसरा पे जर्मनी 4.74 ट्रिलियन और चौथा पे इंडिया है 4.19 ट्रिलियन डॉलर के साथ। जहां चाइना पर कैपिटा इनकम 13,688 डॉलर है, जो कि जीडीपी पर कैपिटा इनकम रैंक में 73वां स्थान पे है। वहीं इंडिया पर कैपिटा इनकम 2880 है, जो कि वर्ल्ड रैंक में 140वें स्थान पे है। 1980 के पहले दोनों देश बराबरी पे थे। इनफैक्ट इंडिया चाइना से आगे ही था, लेकिन 1980 के बाद ऐसा क्या हुआ जो चाइना इतना आगे चला गया। द आंसर इज डेंग शॉपिंग। 1978 में डेंग शॉपिंग के लीडरशिप के अंडर एक पॉलिसी आई, रिफॉर्म एंड ओपनिंग अप पॉलिसी, जिसका लक्ष्य एक ही था, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग। और इस लक्ष्य तक पहुंचने के लिए उन्होंने जो भी दिक्कतें रुकावटें आई उसे वन बाय वन हटाना शुरू किया, जैसे लोकल गवर्नमेंट का हर्डल, जुडिशरी का हर्डल या फिर सिविक सोसाइटी का हर्डल। और ये तब हुआ जब भारत में एक टेलीफोन खरीदने के लिए भी 3 साल का वेट करना पड़ता था। भारत में लाइसेंस का राज था। जहां भारत के डेमोक्रेसी ने बाधाएं बढ़ाई, वहीं चाइना के डिक्टेटर ने बाधाएं हटाई। मैं डिक्टेटरशिप के बिल्कुल खिलाफ हूं। मैं समझता हूं डेमोक्रेसी इज द बेस्ट वे ऑफ लाइफ विथ जीरो करप्शन। अमेरिका भी एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, लेकिन जीडीपी के मामले में नंबर 1 पे है। देश में डेमोक्रेसी दुनिया की सबसे बड़ा डेमोक्रेसी है, लेकिन ये करप्शन पे थोड़ा ध्यान देने की जरूरत है। इंडिया को तरक्की के लिए इसी चाइना वाले सिद्धांत को अपनाना चाहिए, एक्सपोर्ट ओरिएंटेड मैन्युफैक्चरिंग। वैसे एक्सपोर्ट हमारे देश में भी कुछ हद तक ठीक है। आइए इसे और मजबूत करने के लिए क्या करना चाहिए समझते हैं। तो देयर आर 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन। पहला लैंड, दूसरा लेबर, तीसरा कैपिटल और चौथा एंटरप्रेन्योरशिप। लैंड यानी कि जगह और नेचुरल रिसोर्स, लेबर यानी कि ह्यूमन एफर्ट्स, कैपिटल यानी कि पैसा जिससे मशीनरी और टूल्स खरीदा जा सके, और एंटरप्रेन्योरशिप यानी कि इन तीनों को कंबाइन करने वाला बिजनेस ओनर। इनमें से लैंड और कैपिटल का प्रॉब्लम चाइना ने SEZ से सॉल्व किया। चाइना ने एक स्पेसिफिक इकोनॉमिक जोन बनाए और अंडर डेवलप एरिया को स्ट्रेटेजिकली डेवलप किया, जैसे कि शेंजन जो एक फिशिंग विलेज था, लेकिन यहाँ फॉरेन इन्वेस्टमेंट लाई गई, टैक्स इंसेंटिव दिए गए, रूल रेगुलेशन कम कर दिए गए, और आज शेंजन जो कि चाइना में एक विलेज है जिसमें एप्पल और हुआवी जैसी कंपनी के लिए इलेक्ट्रॉनिक बनते हैं। आपके घर में आने वाले मिक्सर, वॉशिंग मशीन या फिर आपके कंप्यूटर की कुछ पार्ट्स शेंजन में ही बने होंगे। स्पेशल इकोनॉमिक जोन तो भारत में भी होते हैं, लेकिन वो चाइना जितने अच्छे परफॉर्म क्यों नहीं करते? आई गेस इट डोंट रियली फोकस ऑन एक्सपोर्ट और मैन्युफैक्चरिंग। इसी वजह से चाइना ने 2001 में वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन ज्वाइन की, और 2009 आते आते चाइना जर्मनी को भी पीछे छोड़ दिया और वर्ल्ड का लार्जेस्ट एक्सपोर्टर बन गया। ये कोई कोइंसिडेंट नहीं है दोस्तों, ये एक केयरफुली प्लान का एक नतीजा है। ऐसी स्ट्रेटेजी जो हर 5 साल में सरकार बदलने पर चेंज नहीं होती। चाइना और भारत में डिफरेंस क्या है आप इन एग्जाम्पल से समझ सकते हैं। चाइना ने 4000 किलोमीटर का हाई स्पीड रेलवे इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा किया, जिसमें इंडस्ट्रियल ग्रोथ हुई। भारत भी रेल को इम्प्रूव करना चाहता है, लेकिन मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन प्रोजेक्ट 2015 में ही अप्रूव हो चुका था, लेकिन लैंड एक्विजिशन न होने की वजह से वो अब तक अधूरा ही है। डिस्प्लेस फार्मर की कंपेंसेशन के लिए लीगल बैटल जारी है। आपको सुनकर विश्वास नहीं होगा, लेकिन भारत के 78% रोड डेवलपमेंट प्रोजेक्ट, 75% रेलवे प्रोजेक्ट, 22% पावर प्रोजेक्ट ऐसे ही लैंड डिस्प्यूट के चलते रुके पड़े हैं। इंडिया की जो भी ग्रोथ है वो इंडिया की प्राइवेट सेक्टर की वजह से
है, लेकिन प्राइवेट सेक्टर को यहाँ काम करने कहाँ दिया जाता है। वेस्ट बंगाल का एक एग्जाम्पल ले लेते हैं। रतन टाटा नैनो का प्रोडक्शन वेस्ट बंगाल में करना चाहते थे। 1 लाख के अंदर गाड़ी बनाने का उनका सपना था, जो वेस्ट बंगाल की सरकार ने कंप्लीटली डिस्ट्रॉय कर दिया। ये बात है 2011 की, जहां भारत ने प्राइवेट प्लेयर्स को पब्लिक इकोनॉमी के तौर पे देखा गया, वहीं चाइना में उन्हें वेल्थ क्रिएटर के तौर पे देखा गया। 2010 में जेंगजू में आईफोन की फैक्ट्री लगनी थी, अप्रूवल 3 वीक में मिल गया। आज हम कोशिश कर रहे हैं कि आईफोन इंडिया में भी बने, लेकिन होता क्या है, 2000 वर्कर ने खिड़कियां तोड़ी और आग लगाई। ऐसे केसेस होते रहते हैं, इनफेक्ट हो रहे हैं। सैमसंग तमिलनाडु में एक फोन मैन्युफैक्चरिंग करने के लिए तमिलनाडु में एक फैक्ट्री सेटअप कर रहा है, लेकिन होता क्या है, पिछले कुछ महीने से हो क्या रहा है, कम्युनिस्ट प्रोटेस्टिंग टू क्रिएट ए वर्कर यूनियन। व्हेन हैव कम्युनिस्ट प्रोटेस्ट यूर अचीव्ड एनीथिंग गुड इन इंडिया। मुंबई में भी बहुत सारे मिल्स थे जो बहुत सारे वर्कर्स को एम्प्लॉय करते थे, लेकिन ऐसे ही प्रोटेस्ट की वजह से सारे मिल बंद हो गए और न जाने कितने लोगों का जॉब ऐसे ही चले गए। नुकसान किसका हुआ? जो बिजनेस ओनर थे उन्होंने कहीं मूव करके नई फैक्ट्री खोल दी। नुकसान उन वर्कर का हुआ जो कि उन मिल में काम किया करते थे। आपको क्या लगता है, ऐसी न्यूज लोगों का एंटरप्रेन्योर बनने के लिए इनकरेज करता है या सोचने पर मजबूर करता है कि इस देश का कुछ नहीं हो सकता, चलो जर्मनी भाग जाते हैं? ये सारी बातें इंडियन टैलेंट को भी देश छोड़ने के लिए मजबूर कर रही है। देश का यूथ का सबसे बड़ा एम्बिशन देश को छोड़कर कहीं दूसरे देश में सेटल होने का बन चुका है। वेयर चाइना का प्लान अलग है। चाइना ने यंग 1000 टैलेंट प्लान तैयार किया है, जिसके थ्रू चाइना फॉरेन में रहने वाला साइंटिस्ट, एकेडमिक एंड एंटरप्रेन्योर को वापस चाइना अटैक करने की कोशिश करता है, जिससे प्रोडक्शन की चौथी कड़ी एंटरप्रेन्योरशिप प्रॉब्लम सॉल्व हो सकती है। चाइना को अलग अलग ग्रांट होते हैं जिससे एंटरप्रेन्योर को इनकरेज किया जाता है, लेकिन भारत का फोकस सिर्फ जो काम नहीं करता उस पर है, जो काम करता है उसे इनकरेज करना बिल्कुल नहीं होता। इनफैक्ट देयर इज ए स्ट्रेट रूल इन इंडिया, अगर आपको बिजनेस शुरू करना है तो रूल का एक सेट गाइडलाइन है ही नहीं। सो कल जब आपको आपके दरवाजे पे इंस्पेक्टर आता है और कहता है कि आपके पास ये लाइसेंस नहीं है या फिर आपने ये रूल तोड़ा है, तो आप क्या कर सकते हैं? हाथ ऊपर कर सकते हैं और कोई ऑप्शन नहीं है, क्योंकि जो रूल आपको फॉलो करने हैं, जो लाइसेंस आपको चाहिए, वो सब एक जगह पे कहाँ मिलता है। 100 दरवाजे खटखटाने पड़ते हैं, फिर आपके पास कोई चॉइस ही नहीं होता है, तो आप उस लॉ के अंडर प्रोस्टिक्यूट हो जाते हैं, यानी जस्टिस सिस्टम में अटक जाओ, या फिर उस इंस्पेक्टर को ब्राइट दे दो कि कैसे प्रॉब्लम को हटा दे। मोस्ट ऑफ द पीपल विल जस्ट चूज टू लेट द प्रॉब्लम गो अवे। दिस विल हेल्प एनीवन? नॉट रियली, जस्ट द प्रॉब्लम, जस्ट द इंस्पेक्टर। यही है भारत। आइए अब समझते हैं हाउ इंडिया कैन कम्पीट द चाइना। फर्स्ट ऑफ ऑल, स्टॉप क्रिटिसाइजिंग wealth creator. I know some wealth creator flee away abroad by the cheating India. So India should think about it. That never could happen again other case. दूसरा, शहरों के बजाय गांव में इंडस्ट्रीज लगाने होंगे, जिससे कि ओरिजिनेशन कम होगी। तीसरा है मैन्युफैक्चर। भारत में एग्रीकल्चर से सर्विस सेक्टर में मूव हुआ है, लेकिन सर्विस सेक्टर फ्यूचर में बहुत ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट नहीं देगा, क्योंकि एआई आ चुका है। कई सारी एंट्री जॉब खा जाएगी, तो मैन्युफैक्चरिंग पे फोकस करना ही होगा। भारत का जीडीपी का 40% मैन्युफैक्चरिंग से आती है और चाइना में ये नंबर 28% है, यानी हमसे डबल मैन्युफैक्चरिंग है। भारत का 60% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर रिलेटेड काम करता है, लेकिन इस सेक्टर से जीडीपी में कुल 16% ही आता है। सो एज वेल एग्रीकल्चर पीपल शुड थिंक द मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम, मतलब कि लोगों को मल्टीपल सोर्स ऑफ इनकम पे ध्यान देना पड़ेगा। एग्रीकल्चर के अलावा और सारे इनकम के स्रोत को बढ़ाना पड़ेगा। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे, तब तक के लिए गुड बाय।